Hello students, I am Anita. I hope you are doing your studies well. So today I am going to start the worksheet number 43. This is for 9th class science worksheet and the chapter is the force and law of motion. This is a revision of the chapter. We have already done the worksheet of related this chapter. So now this is force. What is force? यहाँ पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं. So we can define force into two terms. One is pull and second one is push. ठीक है, तो हम फोर्स को किस में डिफाइन कर सकते हैं? सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो पुल या पुश. क्योंकि अगर जैसे कोई वस्तु रखी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट है, बुक है या कुछ भी है, टेबल पे रखी हुई है, तो आप उसको कैसे मूव करोगे, कैसे उसको हिलाओगे? तो दो ही ऑप्शन है, या तो आप पुल करोगे या पुश करोगे. ठीक है, तो हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं पुल और पुश दो टर्म्स में. यहाँ पे है बैलेंस्ड फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इज 0. तो पहला क्या है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर जो बैलेंस्ड फोर्स है तो हम उसको मूव नहीं करा सकते हैं. यहाँ पे इसका एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें क्या है, जो दो इंसान है वो पंजा लड़ा रहे हैं आपस में और फोर्स कैसा है, दोनों साइड से बराबर है. तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो कैसा होगा, 0 होगा. तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स. जब दोनों साइड से फोर्स बराबर लग रहा हो, जैसे कि पहले वर्कशीट में भी था, ये कोई वेट है, इस पे इधर से कोई अपना फोर्स लगा रहा है बराबर, और ये इधर से कोई अपना फोर्स लगा रहा है उतना ही बराबर. तो क्या है, ऑब्जेक्ट किधर की साइड भी नहीं खिसकेगी. तो ये वाला फोर्स कैसा होता है, ये होता है बैलेंस्ड फोर्स. जो कैसा होता है, रिजल्टेंट फोर्स इसका जो होता है वो 0 होता है. एक दूसरे को ये कैंसल आउट कर देते हैं. तो वस्तु जो है, जो ऑब्जेक्ट है, वो वहीं की वहीं रहती है, वो मूव नहीं करती है. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो फोर्स है वो अनबैलेंस्ड होगा. जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, दिख रहा है, और ये थोड़ा नॉर्मली ऐसे ही खड़ा हुआ है, कम फोर्स लगा रहा है. तो ये कैसा हुआ, अनबैलेंस्ड फोर्स. एक साइड से फोर्स ज़्यादा लग रहा है और एक साइड से कम लग रहा है. तो ये रिजल्टेंट फोर्स जो इसका होता है वो 0 से हमेशा ज़्यादा होता है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कब करती है, जब उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कैसा होगा, ग्रेटर देन 0. जब भी कोई अनबैलेंस्ड उस पर फोर्स लगेगा. तो अब है फोर्स की यूनिट. फोर्स की यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन. तो 1 न्यूटन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम मास. तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए. m यहाँ पे क्या है, ये क्या है, मास है किसी ऑब्जेक्ट का, और a क्या है, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है, जो फाइनल वेलोसिटी होती है और इनिशियल वेलोसिटी होती है उसका जो डिफरेंस होता है. जितना भी उसमें जो उसका जो मोशन है, जो भी उसमें चेंज होता है, ठीक है, जो मूवमेंट में उसके में चेंज होगा, गति में उसकी. तो यहाँ पे क्या है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट का मास लेंगे 1 kg, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना है, मतलब जो उसकी जो इंक्रीमेंट हुआ है उसकी, उसमें जो मूवमेंट है उसकी, उसमें, तो वो कितने का है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का. ठीक है, तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो कितना होगा, वो होगा 1 न्यूटन या फिर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो अब है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन. तो यहाँ पे है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पहले है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स in the state of rest or in uniform motion along a straight line unless compelled to change that state by an applied force. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट होती है वो, या अगर वो मूविंग ऑब्जेक्ट है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगी, अपने यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी. मतलब जो उसकी वेलोसिटी है वो उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी. और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जो खड़ी हुई है, वो खड़ी ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए. फोर्स भी कैसा, वो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, जो जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए तब तक वो या तो मोशन में रहेगी या फिर रेस्ट में रहेगी. तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ पे है एक इनर्शिया, एक टर्म आई है इनर्शिया. ये क्या है, टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज. ये क्या है, जो एक हम मान सकते हैं जैसे कंफर्ट जोन एक होता है किसी इंसान का. जैसे जो इंसान लेजी होता है, आलसी है,
तो वो पड़ा ही रहेगा, लेटा रहेगा, उससे कुछ भी करने को बोलो वो नहीं करेगा। तो ये क्या है, उसका कंफर्ट जोन है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, सॉरी। तो वो क्या है कि वो कोशिश नहीं करेगा, फिर हिलने की उसका मन नहीं करेगा। तो ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट के साथ होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट वाली पोजीशन में होती है तो वो क्या करती है, वो उसी में रहना चाहती है। और जो मोशन में होते हैं वो मोशन में ही रहना चाहते हैं। जैसे कितनी बार होता है ना कि कोई इंसान खड़ा हुआ है, एक्टिव है, और उससे बोल दो कि, या फिर हम बच्चों का एग्जांपल ले सकते हैं, बच्चों को आप बोलोगे कि भाई बैठ जाओ, लेकिन बच्चे नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें खेलना है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत एनर्जी है उनके ज़्यादा, और वो नहीं बैठेंगे, फिर तो वो खेलते रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे कि जो बैठा हुआ है वो बैठा ही रहे, और जो खड़ा हुआ है चल रहा है वो चलता ही रहे, तो वो वाली पोजीशन होती है। तो ये कौन रोकता है, कौन उसको रेजिस्ट करता है? इनर्शिया। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सीट बेल्ट वाला, या फिर जैसे बस में, कार में जब हम बैठे होते हैं या बाइक पे चला रहे होते हैं, तो जैसे आगे वाला जो बंदा बैठा हुआ है बाइक चला रहा है और पीछे जो उसके बैठा हुआ है, तो जब ब्रेक लगता है तो पीछे वाला आगे की ओर गिरता है। ठीक है, अगर कोई बार बार ब्रेक लगाए तो पीछे जो बैठा हुआ है वो आगे की ओर बार बार गिरता रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बॉडी है वो बैठी वो उसमें मोशन में है। अगर बाइक चल रही है तो हमारी बॉडी भी क्या है, मोशन में है उस टाइम पे। लेकिन जब ब्रेक लगेंगे तो बाइक तो रुक गई है, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो स्टिल क्या है, मोशन में ही है। क्योंकि जो इनर्शिया है बॉडी का वो रेजिस्ट करता है उसको, जो रेस्ट वाली पोजीशन है, तो वो चाहता है कि बॉडी किस में रहे, मोशन में ही रहे। तो इसलिए आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम पे भी आगे की ओर चलने की कोशिश कर रही होती है। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो ये कौन है, ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है इंसान, और सीट बेल्ट इसने लगाई हुई है। तो जैसे ही गाड़ी में एकदम से ब्रेक लगाए तो आगे की तरफ झुका है, लेकिन सीट बेल्ट ने क्या किया, उसको रोक लिया है। तो अगर सीट बेल्ट नहीं होगी तो ये इंसान आगे की तरफ उसके चोट लग जाएगी। तो सीट बेल्ट ने क्या काम किया, उसको रोकने का। और क्या पता चल रहा है, बॉडी आगे की तरफ मुड़ी है, इसका मतलब बॉडी अभी भी मोशन में ही रहना चाहती है। ठीक है, और जो चीज़ रुकी हुई है वो रुकी हुई रहना चाहती है। जैसे कि जो हमने वर्कशीट पहले जो आई थी उसमें था, जैसे स्ट्राइकर्स होता है, और जो गोटी होती है कैरम की, एक के ऊपर एक ऐसे रखी हुई होती हैं, और स्ट्राइकर से अगर हम उसको स्ट्राइक करते हैं तो जो नीचे वाली होती है वो तो आगे निकल जाती है और बाकी वहीं की वहीं रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, रेस्ट में है। या फिर एक और एग्जांपल था, जब ग्लास होता है और उसके ऊपर यहाँ पे एक शीट लगी हुई थी और ऊपर सिक्का रखा हुआ था उसके, तो जब शीट को धक्का मारते हैं तो सिक्का ग्लास में ही गिरता है, क्योंकि उस टाइम पे सिक्का क्या है, वो रेस्ट पोजीशन में है। और हमने शीट को तो हिला दिया, लेकिन सिक्का कहाँ है, वो वापस से उसी में गिरा, क्योंकि उसकी पोजीशन वो चेंज करना नहीं चाह रहा है। तो ये क्या, किसकी वजह से होता है, ये इनर्शिया की वजह से होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये है द रेट ऑफ चेंज मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे एक टर्म आई है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होती है? मोमेंटम होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मोशन, जो गति होती है, जो मूवमेंट होता है, वो क्या होता है, मोशन होता है। जैसे अगर अगर कोई बहुत तेज दौड़ रहा है तो उसके अंदर मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। कोई बहुत धीमे दौड़ रहा है तो उसके अंदर मोमेंटम कम है। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि टेनिस प्लेयर होते हैं, तो आपको पता है जैसे टेबल टेनिस है, ये टेबल है, बीच में ऐसे डिवाइडर लगा होता है, और यहाँ पे एक प्लेयर खड़ा हुआ है और एक प्लेयर यहाँ पे खड़ा हुआ है, और वो रैकेट उनके हाथ में होता है, वो छोटा सा, और बॉल से खेल रहे होते हैं। तो बॉल यहाँ पे बाउंस करके फिर ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, यही होता है ना। तो क्या है, अगर सपोज करो कि जो बॉल है टेनिस वाली वो प्लेयर के लग जाती है, तो क्या वो घायल होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं और बॉल क्रिकेट जो बैट्समैन है उसके लगी, उसने जैसे बॉल मारी और बॉलर के या किसी के भी लगी, जो भी फील्डिंग कर रहा होता है, तो क्या है, बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो क्रिकेट वाली बॉल है, एक तो उसका मास सॉलिड होती है, वो मास भी ज़्यादा है, और दूसरा क्या, जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है उसकी, उसके अंदर मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उससे क्या होता है, इंजरी ज़्यादा होती है। तो मोमेंटम क्या है, उसके अंदर जो मूवमेंट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसको हम मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये इसके अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मोमेंटम ज़्यादा होगा जब फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि मोमेंटम क्या है, फोर्स के
यहाँ पे बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी भी बढ़ेगी। मोमेंटम जिसमें ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, तो वो तो ऑब्वियस है, अभी हमने बताया कि क्रिकेट की जो बॉल है उसका मोमेंटम ज़्यादा है, तो ज़्यादा फोर्स के साथ वो हिट करेगी और इसलिए इंजरी जो होती है वो ज़्यादा होती है उससे। अब है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो यहाँ पे क्या है, जब भी कोई एक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन होता है और ये क्या होगा, दोनों अलग अलग बॉडीज पे लगेंगे। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये बंदूक से गोली निकलने वाले पे, तो जो बुलेट है उस पे फोर्स लगाया गया है, ठीक है, वो एक फोर्स के साथ निकली है, तो वो क्या है, एक्शन है। लेकिन जो राइफल है, गन है, वो क्या है, वो बैक हिट करती है शोल्डर को, ठीक है, जो चला रहा है उसके, जो शूटर है उसको हिट करती है शोल्डर पे, क्योंकि जितना फोर्स बुलेट पे आगे लगा है उतना ही फिर फोर्स वो आगे पीछे की साइड जो उसका रिएक्शन होगा वो भी होता है। तो ये कौन सा है, ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम जो चलते हैं, पहले वर्कशीट में भी था कि जब हम रोड पे चलते हैं तो वो भी किसकी वजह से है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। जैसे हम पैर से ज़मीन की तरफ अपना अपना पैर रखते हैं तो हम ज़मीन पे फोर्स लगा रहे हैं और ज़मीन क्या करती है, हमारे पैर पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। वो कौन सा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। जैसे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक्शन रिएक्शन वाला। अब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या है, टोटल मोमेंटम जो होगा सिस्टम का वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि जो पहले था, फोर्स लगने से पहले जो उसका मोमेंटम था, जितना उसमें मूवमेंट था, जितना भी उसमें एनर्जी थी, वो बाद में भी उतनी ही रहेगी। जैसे वो था ना, एनर्जी एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वही है इसमें मोमेंटम का भी, क्या है, जो मोमेंटम पहले है वो ही बाद में रहेगा। तो यहाँ पे ये है कुछ, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, ये को ध्यान से देख लेते हैं। तो ये है यहाँ पे बॉल ए एंड बी बिफोर कॉलिजन, तो ये बिफोर कॉलिजन दिखाया हुआ है और ये ड्यूरिंग कॉलिजन दिखाया हुआ है और ये आफ्टर कॉलिजन दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम कैसा है, सेम ही है मोमेंटम। तो पहले और बाद में दोनों का क्या होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यही बताना चाह रहे हैं ये इस वाले में। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला है डिफाइन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। तो 1 न्यूटन फोर्स को आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। जो इसका आप आंसर लिखोगे वो यहाँ से आप लिखोगे। 1 न्यूटन क्या है, 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम मास। ओके स्टूडेंट्स, तो अब है सेकेंड क्वेश्चन, देख लेते हैं हम इसका। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स। तो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होगी, मोमेंटम की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और फोर्स की होती है न्यूटन, ठीक है। इसकी होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और फोर्स की जो यूनिट है उसमें आप क्या लिखोगे, न्यूटन लिखोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट 3 लॉज ऑफ मोशन। तो आप यहाँ से इसके 3 लॉज देख सकते हो। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है आप यहाँ से कर सकते हो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है आप ये यहाँ से कर सकते हो और थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ से कर सकते हो। नाउ मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। राइट 2 एप्लीकेशंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं। पहला इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, द ग्रेटर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट द मोर फोर्स इज नीडेड टू मेक इट मूव। तो इसका क्या मतलब है, जब मास किसी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा तो उसको मूव कराने के लिए हमें फोर्स भी ज़्यादा लगाना होगा। ऐसे ही होता है ना कि आप छोटे मोटे जो स्कूल में जो आपके बेंचेस होती हैं उनको तो आप खिसका सकते हो, लेकिन अगर आपको बोल दें कि जो एक बहुत ही बड़ी अलमीरा है, ठीक है, वो भरी हुई है, वो आप उसको मूव करा के दिखाओ तो आप नहीं कर सकते हो। तो इसका क्या मतलब है कि जब मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और ये कैसे है, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग है ये, जहाँ क्या है
जहाँ हम लिखते हैं 1 मिनट, जहाँ हम लिखते हैं F इक्वल टू एम ए। तो m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड F इज फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो अगर मास ज़्यादा है तो हमें फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो उसी का ये बताया हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, मास ज़्यादा है 14, यहाँ पे है 400 kg है, तो उसको कितना ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, फेस देख सकते हो कि कितना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। और यहाँ पे 40 kg है, तो वो कितना हंस के फोर्स लगा रहा है, उसको आराम से खिसका रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, आप एग्जाम्पल में ये लिखोगे एक, और दूसरा लिखोगे आप ये वाला, अ क्रिकेटर लोअर्स हिज हैंड्स वाइल कैचिंग द बॉल। ये क्या है, क्रिकेटर क्या कर रहा है, अपने हाथों को नीचे कर रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे, ये नीचे कर रहा है जब बॉल को कैच करता है। तो अगर बॉल को सीधे कैच करेंगे तो बॉल क्या करेगी, हिट करेगी हाथ पे, क्योंकि उसका मोमेंटम ज़्यादा है, ठीक है। बॉल क्या आ रही है, बहुत तेज आ रही है, मोमेंटम उसमें ज़्यादा है, तो फोर्स भी वो ज़्यादा अप्लाई करेगी। तो हाथ में इंजरी भी हो सकती है, झटका भी लग सकता है। तो इससे क्या होता है, ये झटका कम लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो मोमेंटम वाला, जो फोर्स वाला था वो क्या था, अपॉन टाइम। तो जो फोर्स है, जो मोमेंटम है, वो क्या था, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर टाइम हम ज़्यादा ले लें तो क्या है, मोमेंटम भी कम लगेगा उसका, और फोर्स भी कम होगा फिर। तो इसलिए ये क्या है, टाइम ड्यूरेशन उसकी इंक्रीज करते हैं, देर में कैच करते हैं थोड़ा हाथ नीचे खींच के, जिससे कि फोर्स भी कम लगता है और चोट नहीं लगती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। डिफाइन इनर्शिया। इनर्शिया को आप कैसे डिफाइन करोगे, इनर्शिया क्या है, टेंडेंसी, इनर्शिया है टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज। जो भी चेंज होगा उसको रेजिस्ट करती है, तो इनर्शिया में आप ये लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।